गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि क्वांटम केमिस्ट्री में हमने पहले कुछ लॉस के बारे में पढ़ा है और इससे पूर्व जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने प्लैंक का लॉ पढ़ा था। आज हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या है, इसका हमें बहुत इजी से समझने का है कि कॉम्पटन ने क्या बताया कि जब कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, और मोनोक्रोमेटिक लाइट किसकी हो, एक्स किरणों की, एक्स रेडिएशंस की, जब एक निश्चित वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक एक्स रेडिएशन को प्रकीर्णित करने वाले द्रव्य के नमूने पर डाला जाता है। मतलब आपका जो मैटर है वो कैसा होना चाहिए, आपका मैटर। तो कॉम्पटन ने ये बताया कि जब निश्चित वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है एक्स किरणों की, उसको स्कैटरिंग करने वाले सब्सटेंस पे जब डाला जाता है तो जो रेडिएशन उसके बाद में निकलती हैं और उनका जब एक्स किरण स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा प्रकीर्णित विकिरणों का अध्ययन किया जाता है, स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उनका जब स्टडी किया जाता है, तो उन्होंने देखा कि स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ इंसिडेंट जो रेडिएशन थी उसकी वेवलेंथ से अधिक हो जाती। इट मीन्स इनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों कम हो जाती हैं और वेवलेंथ अधिक हो जाती है। इन कम आवर्ती की रेखाओं को कॉम्पटन रेखाएं तथा इस प्रक्रिया को या इस परिघटना को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। बहुत सिंपल है कि जब एक्सरे रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे रेडिएशन की जो निश्चित वेवलेंथ वाली रेडिएशन है उनको किसी स्कैटर्ड करने वाले सब्सटेंस पे हम डालते हैं तो स्कैटरिंग होती है। उसके बाद में स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ का अगर मेजरमेंट किया जाता है तो रेडिएशन की वेवलेंथ बढ़ जाती है। यही कॉम्पटन ने बताया था। और कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में जब व्याख्या की जाती है तो उन्होंने बताया कि जब कोई अपर्याप्त ऊर्जा वाला फोटोन किसी अदृढ़ इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, नॉन रिजिड होना चाहिए, तो इस प्रक्रिया में फोटोन की ऊर्जा में कमी आती है। फोटोन की ऊर्जा में कमी आएगी। ऊर्जा में कमी होने का मतलब है कि रेडिएशन की या फोटोन की जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है। इस चक्कर में फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। इट मीन्स फोटोन जब इलेक्ट्रॉन पर डाला जाता है तो फोटोन की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उसका कुछ एनर्जी का पार्ट वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिटेड कर देता है और खुद क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। इस फोटोन की मूल ऊर्जा hν, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन तथा प्रकीर्णित फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन में बढ़ जाती है। फोटोन की जो ऊर्जा थी वो दो भागों में डिवाइडेड होगी। फोटोन की मूल ऊर्जा जो स्कैटर्ड फोटोन है, एक तो उसमें शेष रहती है और एक रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो है कि जो एनर्जी ग्रहण करता है फोटोन से, उसमें आ जाती है। और प्रक्षेपित ऊर्जा से रिकॉइल्ड जो एनर्जी है उससे जो स्कैटर्ड एंगल है वो थीटा निर्धारित होता है। कॉम्पटन प्रभाव को समझने के लिए माना कि एक फोटोन जिसकी ऊर्जा hν व मोमेंटम संवेग hν/c है, m0 द्रव्यमान, यहाँ m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, इस इलेक्ट्रॉन से वो टकराता है और टक्कर के पश्चात
फोटोन एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। फोटोन का स्कैटरिंग हो जाता है और वो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। और इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक तथा अंतिम जो संवेग है शून्य तथा p अर्थात p इजकल टू mv होता है, ये है। क्योंकि प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन क्या है, कोई मोमेंट नहीं है, इसलिए वह वेलोसिटी 0 थी, तो संवेग 0 था। एनर्जी उसकी mc² होती है। अब जो कि रेस्ट मास m0 है, तो उस समय उसकी जो एनर्जी है m0 c² होगी। और टक्कर के बाद में क्योंकि वो मूवमेंट करता है, तो उसकी जो एनर्जी है mc² हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर रेस्ट मास और मास में क्या डिफरेंस है। जो सापेक्षवाद रिलेटिविज्म का जो सिद्धांत है, थ्योरी है, वो ये कहता है कि रिलेशन बिटवीन द रेस्ट मास एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय एन इक्वेशन m इजकल टू m0 अपॉन रूट 1 - v² अपॉन c², ये रिलेशन होता है जो आगे हम आपको बताएंगे। मानक इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा mc² तथा संवेग mv हो जाता है। किसके पश्चात, जब उससे फोटोन टकराता है, फोटोन अपनी ऊर्जा उसको ट्रांसफर करता है और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन रिकॉइल्ड हो जाता है और उसकी ऊर्जा क्या है m0 c² से mc² तथा संवेग 0 से mv हो जाता है, जो x अक्ष के साथ फाई कोण बनाता है। तो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो x अक्ष के साथ क्या कोण बनाता है, फाई कोण बनाता है। और जो स्कैटर्ड फोटोन था वो थीटा कोण बनाता है। फोटोन एवं इलेक्ट्रॉन टक्करों को पूर्ण तथा प्रत्यास्थ मानते हुए कॉम्पटन ने क्या कहा कि जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो टक्कर हो रही है वो पूर्णतः क्या है, प्रत्यास्थ है। अर्थात प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब ये होता है कि जिसमें ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। मोमेंटम एंड एनर्जी बोथ आर कंजर्वेटिव। और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार के नियम का उपयोग करें तो तरंगदैर्ध्य में विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले अपने को क्या रिलेशन क्रिएट करना है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से टक्कर से पहले ऊर्जा और टक्कर के बाद में ऊर्जा। टक्कर से पहले फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इज इक्वल टू टक्कर के बाद में फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इट मीन्स द एनर्जी बिफोर द कोलिजन and the energy after the collision of electron and photon is represented by the equation. First, the energy of photon is h nu and the energy of electron is m0 c² is equal to the energy of photon after scattering तो h nu dash plus the energy of electron mc²। संवेग संरक्षण के नियमानुसार मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग, आप देखिए अपन ने पढ़ा अभी कि जो इंसिडेंट फोटोन की जो डायरेक्शन है वो दो प्रकार से डिसाइड है, एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। तो अपने को इनिशियल मोमेंटम, इट मीन्स द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हम ये कह सकते हैं कि द मोमेंटम इन एक्स कंपोनेंट इज रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन 2। इट मीन्स h nu upon c the momentum of photon plus 0 the momentum of electron is equal to 0 is equal to h nu dash upon c cos theta the momentum of the scattered photon in x direction plus the momentum of recoiled electron mv cos theta mv cos phi represented by the equation 2। and the y component, the momentum of photon is 0 and the momentum of electron is 0 before the collision, because the photon comes toward the electron by x direction, not by y direction. So the component of y direction the momentum is 0 and the momentum
आफ्टर द कोलिजन इन y कंपोनेंट h nu dash अपॉन c sin थीटा माइनस एम वी साइन फाई। इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट द मोमेंटम इन y कंपोनेंट आफ्टर कोलिजन। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर जनरेटेड बाय द मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द एनर्जी कंजर्वेशन रूल। अब इक्वेशन जो सेकंड एंड थर्ड है, वी रीअरेंज द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो वी फाइंड आउट द रीअरेंज इक्वेशन एम वी सी कोस फाई इजकल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश कोस थीटा। व्हेन वी रीअरेंज इक्वेशन टू, व्हेन then we find out the equation mvc cos phi is equal to h nu minus nu dash cos theta, and when we rearrange the equation third, then mvc sin phi is equal to h nu sin theta। बहुत ही सिंपल सी है, जिसको हम रीअरेंज कर लेते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कि उपरोक्त दोनों समीकरणों का वर्क करने पर द स्क्वायर ऑफ द बोथ इक्वेशन एंड सम ऑफ बोथ इक्वेशन। तो वी फाइंड आउट द इक्वेशन एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव इजकल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस टू न्यू न्यू डैश कोस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब हमारी इक्वेशन 2 और 3 का रीअरेंज जो इक्वेशन आती है, उन इक्वेशन का जब हम वर्क करके जोड़ते हैं तो अपने पास में ये इक्वेशन आती है। बहुत ही सिंपल है। राइट पार्ट जो है उसको राइट साइड में ऐड कर सम करते हैं और लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट साइड में सम करते हैं हम। एंड देन वी फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर is equal to h square nu square minus 2 nu dash cos theta plus nu dash square। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो ये थी इससे अबाउ इक्वेशन, इसमें न्यू डैश स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से न्यू डैश स्क्वायर को अपन कॉमन लेते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री की जो परिमेय है उसके अकॉर्डिंग तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये इक्वेशन 4 प्राप्त होती है। अब समीकरण अपने पास जो 1 आई थी अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, तो इक्वेशन एम से स्क्वायर इजकल टू एच न्यू न्यू माइनस डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, इस इक्वेशन का अपन वर्क करेंगे। तो वर्क करने पर अपने पास इक्वेशन आती है एम स्क्वायर सी की पावर 4 इजकल टू एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो एच ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम जीरो सी स्क्वायर, ये दो पद हैं। ए पद है एच न्यू माइनस न्यू डैश और बी पद है एम जीरो सी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब अपन करते हैं, क्योंकि वर्क कर रहे हैं, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर करते हो तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर आता है। तो उसी हिसाब से ये इक्वेशन खुलती है। तो एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर जब करेंगे तो न्यू माइनस न्यू डैश, इसमें भी दो पद हैं, जब इसको भी खोल के लिखते हैं तो न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस न्यू डैश का स्क्वायर ये खुलता है। प्लस सेकंड स्टेप में 2h, फर्स्ट पद आया है न्यू माइनस न्यू डैश और सेकंड पद एम जीरो सी स्क्वायर प्लस थर्ड पद में एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। इस प्रकार से इक्वेशन 5 अपने को प्राप्त हो जाती है। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 ये दोनों इक्वेशन अपने पास में एक एनर्जी के लिए है और एक मोमेंटम के लिए है। तो अपन जो एनर्जी की इक्वेशन है उसमें से मोमेंटम की जो इक्वेशन उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 4 फ्रॉम द इक्वेशन 5, देन वी फाइंड आउट द इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है, देन वी फाइंड आउट द फाइनल इक्वेशन नंबर 6, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस न्यू स्क्वायर इजकल टू माइनस 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा प्लस 2h न्यू माइनस न्यू डैश एम जीरो सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे अपने पास में
m और m0 दो अपने पास में मास आ रहे हैं, एक तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार, अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताया था आपको कि सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन के मास से क्या रिलेशन होता है, वो ये है इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग m=m0 √1 माइनस न्यू v² अपॉन c²। इक्वेशन 7 का जब वर्क करते हैं तो हमें इक्वेशन 8 प्राप्त होती है, m² m0² c² अपॉन c² माइनस v²। और जब अपने पास m की वैल्यू आ जाती है तो इक्वेशन 8 से m² वैल्यू इंसर्ट इन इक्वेशन 6। फ्रॉम द m² वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 8 वी इंसर्ट द m² वैल्यू इन इक्वेशन 6 एंड वी फाइंड आउट द फाइनल इक्वेशन 0 माइनस 2h² न्यू डैश ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा प्लस 2h न्यू डैश m0 c²। न्यू डैश 1 माइनस कोस थीटा इजकल टू न्यू डैश m0 स्क्वायर। इसको रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने के बाद में ये अपने पास जो इक्वेशन आती है इसमें देखिए सी न्यू बटा न्यू डैश, इसमें से न्यू कैंसिल हो जाएगा तो सी अपॉन न्यू डैश बचेगा और नेक्स्ट स्टेप में सी अपॉन न्यू बचेगा इजकल टू h अपॉन m0 c 1 माइनस कोस थीटा है। सी अपॉन न्यू इजकल टू हमें पता है लैम्बडा होता है, तो यहाँ पे सी अपॉन न्यू डैश इजकल टू लैम्बडा डैश माइनस सी अपॉन न्यू इजकल टू लैम्बडा, और लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा इजकल टू डेल लैम्बडा। क्योंकि हमें पता है कि जो अपन ने फ्रीक्वेंसी ली है वो न्यू जो डैश है वो स्कैटर्ड फोटोन की है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी वो भी स्कैटर्ड फोटोन की। तो द स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ है वो ज़्यादा है किससे, कोलिजन से पहले जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ से। इट मीन्स द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन लैम्बडा डैश is greater than the wavelength of the photon before the collision. So the difference between the lambda dash and lambda is equal to del lambda, or del lambda is equal to h upon m0 c 1 minus cos theta. According to trigonometry equation 1 minus cos theta is equal to sin square theta sin square थीटा बटा 2। ये इक्वेशन होती है 1 माइनस कोस थीटा इजकल टू साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर, तो सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये इक्वेशन जब इसमें इंसर्ट करते हैं हम तो अपने को ये तरंग दैर्ध्य जो कि इंक्रीज हुई है, तो जो स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है और पहले जो फोटोन था उसकी वेवलेंथ का जो डिफरेंस है डेल लैम्बडा इक्वल टू हमें प्राप्त हो जाता है 2h अपॉन m0 c साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इक्वेशन 10 डेल लैम्बडा का कॉम्पटन विस्थापन को रिप्रेजेंट करती है, अतः प्रकीर्णन विकिरण की तरंग दैर्ध्य हमेशा विकिरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। अब थोड़ा सा इसमें और है कि डेल लैम्बडा का मान प्रकीर्णन के कोण थीटा पर निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति एवं आपतित विकिरण के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। यदि थीटा इजकल टू इफ इंसर्ट द वैल्यू ऑफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री देन द इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रेडिएशन बोथ आर पैरेलल इन डायरेक्शन देन डेल लैम्बडा इजकल टू 2h अपॉन m0 c इंटू 0। प्रकीर्ण विकिरण की तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इट मीन्स बोथ रेडिएशन कम टुगेदर, आपतित और प्रकीर्णित विकिरण की दिशा अगर एक दूसरे क्या है पैरेलल है तो फिर कोई डिफरेंस नहीं आएगा डेल लैम्बडा में। यदि थीटा इजकल टू 90 डिग्री आपतित एवं प्रकीर्णित विकिरण लंबवत दिशा में हो, बोथ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड रेडिएशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द थीटा इजकल टू 90 डिग्री एंड थीटा बाई 2 इजकल टू 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन 45 1 अपॉन अंडर 2 का स्क्वायर इजकल टू 1/2, देन डेल लैम्बडा इजकल टू 2h अपॉन m0 c इंटू 1/2
इक्वल टू h अपॉन m0c. Then we insert the value of h is equal to 6.623 into 10 की पावर minus 27 upon the value of m0, the mass of the electron 9.10 into 10 की पावर minus 28, and the value of c, velocity of light 3 into 10 की पावर 10, and the final solution we get the del lambda is equal to 0.0242 एंगस्ट्रम. इसका प्रायोगिक मान 0.0236 एंगस्ट्रम आता है, जो कि उपरोक्त मान से काफ़ी सीमा तक मेल खाता है. आपतित विकिरण की लंबवत दिशा में प्रकीर्णन के लिए इस स्थिर मान को इलेक्ट्रॉन का क्वांटम तरंगदैर्ध्य कहते हैं. यदि प्रकीर्णन कोण थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन वी इंसर्ट थीटा बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री एंड द साइन 90 इक्वल टू 1. व्हेन वी इंसर्ट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो डेल लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन m0c इंटू 1. देन द इक्वेशन सोल्ड आउट एंड द वैल्यू इज कम आउट 0.0484 एंगस्ट्रम. उक्त मान यह स्पष्ट होता है कि थीटा के मान में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में डेल लैम्बडा के मान में वृद्धि होगी. तो इस प्रकार से कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में हमने आज अध्ययन किया. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे अपन परस्यू करेंगे. ओके, थैंक्स ऑल स्टूडेंट.